एपिसोड 7 के स्टार्ट में हमें 3 साल पहले पोलैंड में चोयोन को एक पियानो कॉन्सर्ट पर दिखाया जाता है, जहां पर कोई एक एजेंट उस पर नज़र रखता है। बॉन जब सोयोन को इशारा देकर मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो एजेंट भी उसका पीछा करते हुए बस में चढ़ जाता है। सोयोन बस की भीड़ का फ़ायदा उठाकर बॉन से मिलती है और उसके जेब पर एक यूएसबी ड्राइव डाल देती है। वो कहती है कि यही एक लास्ट फाइल है। बॉन कहता है वो एज यूजुअल उस बेकरी पर जाए जहां पर उन लोगों के एजेंट उसके पीछे पड़े हुए दूसरे एजेंट को भटकाने में मदद करेंगे। सोयोन कहती है अगर वो सीविल में जाएगी तो बॉन उसे नामसिन टावर पे मोइटो खरीद के जरूर दे। बस से उतरकर सोयोन जब बेकरी के लिए जाती है तो बॉन योंगसिल को ये सारी अपडेट देता है ताकि वो लोग उसे दूसरे एजेंट से बचा सके। योंगसिल भी एनआईएस के लोगों के साथ चोयोन के गए हुए हर रोड के सीसीटीवी फुटेज को चेक करके उन लोगों के बाकी एजेंट को तैयार रहने के लिए ऑर्डर देती है। बेकरी में रहे एजेंट की मदद से सोयोन उस दूसरे एजेंट से भागने में कामयाब होती है। वो जब एक गली से जाकर बॉन से मिलने के लिए जाती है तो बॉन देखता है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के खिड़की से कोई चोयोन को स्नाइपर गन से मारने के लिए टारगेट कर रहा है और वो सोयोन को शूट भी कर देता है। योंगसिल भी ये देखकर उन लोगों के मिशन को तुरंत ही विड्रॉ कर देते हैं और बॉन को उन लोगों के साथ आने को कहता है, लेकिन बॉन चोयोन को ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। चोयोन के मरने के बाद बॉन उस बिल्डिंग से उस किलर को निकलता हुआ देखता है। दरअसल वो किलर और कोई नहीं के था। बॉन के का पीछा करते हुए उसे फाइट करके पूछता है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। बॉन के को शूट करने जाता है तो कोई अनजान शख्स बॉन को ही पीछे से शूट कर देता है और के को बचा लेता है। दरअसल बॉन को ये सारी यादें फिर से याद आता है और वो अपने मन में ही कहता है कि हर एक इंसान के हर एक जगह पर सीक्रेट जरूर होते हैं और कभी कभार वो सीक्रेट कुछ बिना कारण ही लोगों के सामने आ जाते हैं। इधर आरिन बेग की ऐसी हालत देखकर इतनी डर जाती है कि वो बच्चों को ही मारती है। वो बेग को साफ करके खुद ही रोने लगती है कि उसकी बॉस अब ये देखकर क्या करेगा। बॉन के पूछने पर योंगताई कहता है कि उसे उसके पड़ोसी से कुछ काम था। बॉन भी आरिन के लिए बहुत ही वरीड हो जाता है और कहता है वो आरिन के बच्चों के सीटर है तो वो बता सकता है कि उसे क्या काम है। योंगताई सोचता है कि आरिन ने इसी सीटर को ही अपना फेक हस्बैंड कहा था कि उसकी हस्बैंड घर पर बच्चों को देखभाल कर रहा है। योंगताई कहता है कि वो आरिन के बॉस है और शायद आरिन के घर पर कोई नहीं है, वो तो सिर्फ फ़ोन को लौटाने के लिए आया था। वो बॉन को आरिन का फ़ोन देकर एक टोंट मारकर कहता है कि उसे खुशी है कि हस्बैंड के अलावा भी आरिन के पड़ोसी भी उसके लिए इतना वरीड होते हैं। बॉन फ़ोन को लेकर कहता है कि आरिन इतनी लापरवाह क्यों है और इतनी देर रात वो कहाँ गई है। वो बाहर आरिन को देखने के लिए आता है और आरिन को एक बेग के पैकेट के साथ दोनों बच्चों को गोद में उठाकर थके हुए हालत में आते हुए देखता है। आरिन बॉन को देखकर पूछती है क्या वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। बॉन झूठ बोलकर कहता है वो तो कूड़े को रिसाइकलिंग बॉक्स में देने के लिए गया था। वो आरिन के पीछे जुनही को लेके उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। बॉन आरिन को उसकी फ़ोन लौटाकर कहता है कि उसके बॉस इसे लौटाने के लिए अपार्टमेंट तक आया था। बॉन कहता है एक एम्प्लॉय के फ़ोन को देने के लिए बॉस उसके घर तक आना उसे तो कुछ डाउट ही होता है। आरिन ये सुनकर इतना डर जाती है कि वो जुनसू को लेकर ही अपना बैलेंस खो देती है। वो बॉन को कहती है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन वो बॉन को पूरी बात नहीं बताकर बच्चों को लेकर घर में चली जाती है। यूना आरिन के घर आकर बेग की ऐसी हालत देखकर चौंक में पड़ जाती है। आरिन पूछती है क्या ऐसे बैग्स का कीमत $1 लाख हो सकते हैं क्या। यूना हाँ कहकर कहती है कुछ बैग की कीमत बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसे ज़्यादातर सेल नहीं किया जाता है। आरिन कहती है अगर वो अब से ही पैसा सेविंग्स करेगी तो उसे $1 लाख सेव करने के लिए 8 साल 4 महीने लग जाएंगे। उसे तो बहुत ही डर लग रहा है कि वो कैसे अपने बॉस को इस बारे में बताए। यूना पूछती है कि ये बैग कौन सी ब्रांड की है जो टैग और लेवल ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। वो एक हैंडबैग एक्सपर्ट है, लेकिन उसने ऐसे बैग कभी नहीं देखा है। आरिन कहती है कि उसके बॉस के मुताबिक ये बैग हाथों से बनाने के साथ ही कस्टम मेड है और ये इटली में बनती है। यूना बैग को खोलकर उस पर बनाया हुआ जब लेवल को ढूंढती है तो उसे कुछ लंबा सा डिजिट के साथ एक लेवल दिखाई देती है। तो वो आरिन को लेवल का फ़ोटो खींचने को कहती है।
यूना पूछती है कि ये बैग किस जगह से आया है। फोन में से बैग्स के पार्सल बॉक्स के एड्रेस के तस्वीर को देखकर कहती है कि ये मिलान से परचेस हुआ है। यूना कहती है कि उस जगह से उसकी एक दोस्त भी बैग परचेस करवाती है, तो वो उसे ये एड्रेस भेजकर इस बैग के ब्रांड के बारे में पता करवाएगी। आर्यन को ये सुनकर थोड़ा सा राहत मिलती है, लेकिन वो डर भी रही थी कि वो कैसे बॉस को इस बारे में बताए। ऑफिस में योंगताए बैग की ऐसी हालत देखकर आर्यन के ऊपर भड़क जाता है। वो फोन पर शेड्यूल चेक करके कहता है कि उसके पास तो सिर्फ 5 दिन है। आर्यन भी डर के मारे योंगताए से माफ़ी मांगती है और कहती है वो धीरे धीरे करके इसका भरपाई कर देगी, लेकिन योंगताए उसे उसके नज़रों के सामने से निकल जाने के लिए कहता है। आर्यन के चले जाने के बाद योंगताए किसी को कॉल करके कहता है कि उसे पिछली बार की बैग की तरह सेम नंबर वाला बैग बनवाना है और वो बैग को लेने के लिए खुद वहां पर जाएगा। इधर आर्यन बैग्स की कीमत को चुकाने के लिए अपना अपार्टमेंट बेचने जाती है। उसे रिलेटर से पता चलता है अगर उसे जल्दी ही पैसे की ज़रूरत है तो उसे बहुत ही लॉस में अपने अपार्टमेंट को बेचना होगा, जो सिर्फ $30,000 ही है। आर्यन हताश होकर एजेंसी के ऑफिस से निकल आती है। तभी उसे रास्ते पर बॉन मिल जाता है। बॉन पूछता है कि वो इतना हताश जैसी क्यों लग रही है, उसे तो इस टाइम काम पर होना चाहिए, तो वो काम छोड़ के क्या कर रही है। वो घर बेचने वाले एजेंसी के ऑफिस को देखकर पूछता है क्या वो अपना घर बेचने वाली है, तो आर्यन भी उसे अपना परेशानी के बारे में बताती है। वो कहती है अगर वो अपना अपार्टमेंट बेच देगी तो जुनसू और जुनही का क्या होगा, उसके बच्चे इस जगह को बहुत ही पसंद करते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है अगर वो इतना बड़ा अमाउंट का सैलरी देखकर लालच में नहीं पड़ती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। बॉन आर्यन से पूछता है कि उसकी कंपनी का नाम क्या है। आर्यन जे इंटरनेशनल कहकर कहती है कंपनी इतनी जाना पहचाना भी नहीं है। नाम सुनते ही बॉन आर्यन से पूछता है क्या ये कंपनी स्टार टावर पे है। आर्यन के हाँ कहने पर बॉन सोचता है कि इतनी सारी जगह में से स्टार टावर ही क्यों है। इधर जियोन बॉन से मिलकर उसे उन लोगों के नए सीक्रेट जगह पर ले आता है जो किंग्स बैग का शॉप होता है। शॉप में आकर बॉन पूछता है कि उसने ये जगह क्यों चुना है। जियोन कहती है क्योंकि ये जगह उसके अपार्टमेंट के पास ही है। जियोन जब उस गवाह के बारे में पूछती है तो बॉन कहता है कि गवाह मर गया है। जियोन ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसने डायरेक्टर सिम को इसके बारे में बताया था, जिस वजह से उसने इस इन्वेस्टिगेशन को करने का ऑर्डर दिया था। बॉन पूछता है क्या उसने ये बातें एनआईएस में बताया है। जियोन कहती है उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने बॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बॉन के का तस्वीर दिखाकर जियोन को कहता है कि ये एक एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसने ही सिप मून के साथ ही सोयोन को भी मर्डर किया था। जियोन पूछती है क्या वो 3 साल पहले हुए इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बॉन कहता है ये किलर जियोन को उस शख्स तक ले जाएगा जिसकी वो तलाश कर रही है। वो जियोन को वार्न करता है कि वो एनआईएस में ये बातें ना बताए। बॉन जियोन को स्टार टावर में रहने वाले जे इंटरनेशनल कंपनी के बारे में पता करने को कहता है। जियोन पूछती है क्या इससे इस केस का कुछ लेना देना है। बॉन कहता है कि उसे किसी पर्सनल काम से ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर जियोन थोड़ा सा नाराज हो जाती है और सोचती है क्या ये उस आर्यन के लिए तो नहीं है। बॉन शॉप पर उसी बैग को ही पसंद करता है जो उस दिन आर्यन ने देखा था। इधर डुओ बाहर से शॉप पर बॉन को देखकर हैरान हो जाता है। यूना के कहने पर उसके तीनों दोस्त शहर से बैग के तस्वीर को भेजकर सभी को उसके बारे में पता करने को कहते हैं। संग्योल आर्यन से पूछता है क्या कंपनी ने बैग के ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। आर्यन कहती है उसकी बॉस इसके बारे में नहीं बताते हैं। सुनमी पूछती है क्या उसने भी पता करने की कोशिश नहीं किया है। आर्यन कहती है ये कुछ अजीब बात है कि बॉस ने उसे उनके एक कमरे में ना जाने के लिए वार्न किया है। आर्यन की तीनों दोस्त ये सुनकर उसे उस कमरे में जाने के लिए सुझाव देते हैं। संग्योल कहता है उसे जाना ही होगा वरना उसे घर बेच के उस बैग की कीमत को भरपाई करना होगा। उसके पास और कोई चॉइस नहीं है अगर उसे अपने घर को बचाना ही है। सुनमी और आर्यन जब किसी काम से स्टार टावर पे जाती है तो आर्यन अपने बॉस को वहां देखकर डर जाती है। आर्यन अपने बॉस से जब मिलती है तो सुनमी योंगताए को चुपके से नोटिस करती है। योंगताए आर्यन को अगले दिन मिलान जाने के लिए उसका टिकट बुक करने को कहता है। वो अभी ऑफिस में नहीं जाएगा तो वो आर्यन को ऑफिस में ही उसका इंतजार करने को कहता है। सुनमी योंगताए का चेहरा देखकर कहती है कि योंगताए का फेस कुछ स्ट्रेंज जैसा है। वो ये दावा के साथ कह सकती है अगर वो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवाता
तो उसका पहला वाला लुक्स बहुत ही अच्छा होगा। उसने ऐसे अपने अच्छे खासे फेस पर इतना सर्जरी क्यों करवाया है। आर्यन योंगताए के ऑफिस जाकर उसके लॉकर के नंबर पैड पर अपना मेकअप पाउडर लगवाती है ताकि उसे पता चले बॉस किन नंबरों का इस्तेमाल करके इसे खोलता है। बॉन जियोन के सीक्रेट ऑफिस में आकर स्टिकर्स को देखकर पूछता है कि उन लोगों के नए इक्विपमेंट कौन तैयार करता है। जियोन डॉक्टर पार्क का नाम लेकर कहती है कि उनके बनाए हुए ऐसे इक्विपमेंट डुओ टेस्ट करता है। बॉन पूछता है कि डुओ भरोसे के लायक है। आइन हाँ कहकर कहती है कि डुओ को लेकर वो परेशान ना हो, वो एनायस को कुछ भी नहीं बताएगा। जुनसू अपने कपड़े पर पी करने के वजह से बॉन उसे नहा धुलाकर उसके सारे कपड़ों को धोकर सुखाने के लिए दे देता है। बच्चे बॉन से पूछते हैं क्या वो दोनों उसके घर जा सकते हैं। बॉन ना कहकर कहता है कि उसका घर बहुत ही साफ है। बच्चे पूछते हैं क्या वो लोग बहुत ही डर्टी है इसीलिए। बॉन बच्चों के मासूमियत सा सवाल सुनकर हंसकर कहता है कि ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन बॉन जिस तरह से बच्चों के केयर करता है ऐसा लगता है कि वो उन दोनों से बहुत ही प्यार करते हैं। योंगताए आर्यन को कहता है कि वो जब इटली में जाएगा तो उसे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन घबराते हुए योंगताए को कहता है कि उसने अपने घर को बेचने के लिए दिया है ताकि जितनी जल्दी ही हो वो बैग की कीमत को भरपाई कर सके। योंगताए कहता है कि वो उस बैग के भरपाई के बारे में भूल जाए, वो इटली से लौटने के बाद ही सोचेगा कि वो किस तरह से आर्यन से भरपाई को हासिल करेगा। आर्यन को ये सुनकर थोड़ा सा राहत मिलती है कि उसे घर बेचना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो घर आकर सोचती है अगर बॉस को उसकी पैसे की ज़रूरत नहीं है तो क्या बॉस उसकी ऑर्गन को बेचेगा। वो जुनसू के टांगे हुए कपड़ों को देखकर सोचती है क्या बॉन ने बच्चों के कपड़े धोए थे। वो बॉन को मैसेज करके पूछती है क्या जुनसू ने पी किया था। वो सूखते हुए कपड़ों के एक तस्वीर लेकर बॉन को सेंड करते हुए कहती है हर माए बच्चों के ऐसे कपड़े देखकर समझ जाती है। आर्यन बॉन को शुक्रिया अदा करते हुए एक स्टिकर सेंड करती है, लेकिन बॉन कंफ्यूज होकर आर्यन को एक गुस्सा वाला स्टिकर गलती से सेंड कर देता है। आर्यन ये देखकर सोचती है कि शायद बॉन को गुस्सा आ गया है कि उसने उसके बच्चे का पीजो साफ किया है, तो वो बॉन से सॉरी कहकर साथ से चली जाती है। बॉन भी अपना गलती से भेजा हुआ स्टिकर को देखकर डिलीट करने की ट्राई करता है। वो सोचता है कि आर्यन इस स्टिकर को भेजने की वजह से अपसेट तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट डे सुबह बॉन जॉगिंग करने के बहाने से जियोन से मिलकर जे इंटरनेशनल कंपनी के बारे में पूछता है। जियोन कहती है वो लोग इटली से बैग्स इंपोर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स में भी कोई फ्रॉड जैसा नहीं लग रहा है। जियोन बॉन को योंगताए के प्रोफाइल चेंज करके कहती है कि योंगताए रिच फैमिली से है और उसकी लाइफ भी स्मूथ जैसा ही दिख रहा है। ऐसी कोई भी डाउट करने वाला बात नज़र में नहीं आ रहा है। बॉन योंगताए के प्रोफाइल को देखकर पूछता है उसके इंपोर्ट किए गए बैग्स कितनी कीमत के होते हैं। जियोन कहती है उसे ये तो नहीं पता कि उसके ब्रांड कितना फेमस है क्योंकि उसे ऐसे चीज़ों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी $10,000 से $1,00,000 तक है। बॉन और जियोन को बात करते हुए संगरियोल देख लेता है। वो सोचता है बॉन किसी औरत को डेट कर रहा है और हंसकर वहाँ से चला जाता है। बाद में वो सभी के सामने पूछता है कि सुबह वो औरत कौन थी जिससे वो बात कर रहा था। बॉन आर्यन को देखकर झिझक कर कहता है कि कौन औरत, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। यूना बातों को चेंज करते हुए कहती है अभी उन लोगों को आर्यन के बैग के परेशानी के बारे में बात करना चाहिए। यूना कहती है उसके दोस्त ने मिलान से परचेस हुए बैग के बारे में पता किया है। बैग की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही छोटी सी जगह पे होती है और कंपनी का कोई भी नाम नहीं है और वो बैग्स कोई एक्सपर्ट के हाथों से भी नहीं बनते हैं। उसके दोस्त के मुताबिक वो कंपनी ही फेक है। यूना कहती है आर्यन की कंपनी शायद कोई फ्रॉड कंपनी है। सुनमी कहती है उसने आर्यन की बॉस को उस दिन देखा था, उसने अपने अच्छे खासे फेस पर बहुत ही प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। यूना कहती है हो सकता है वो कोई क्रिमिनल हो। वो आर्यन से पूछती है क्या उसने कंपनी के बारे में कुछ पता किया है। आर्यन भी ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अगर उसका बॉस कोई फ्रॉड है तो उसने आर्यन को एक बैग के लिए बहुत ही बात सुनाया था। वो गुस्से से ही कहती है कि वो आज से ही कंपनी के बारे में पता करेगी। बॉन ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसे आर्यन के लिए फिक्र जो हो रहा था। वो बाद में आर्यन को कहता है शायद उसे अपने बॉस के उस सीक्रेट रूम के बारे में छानबीन करना नहीं चाहिए। अगर वो
करेगी भी, क्या वो पकड़ी नहीं जाएगी? आयरन कहती है उसकी बॉस इटली गए हुए हैं तो वो इसी मौके का फायदा उठाएगी। बॉन जब संगरूल के कहे हुए उस औरत यानी जीवन के बारे में आयरन को कुछ कहने जाता है तो आयरन कहती है बॉन हमेशा अकेला ही रहता है। उसे सुनकर अच्छा लगा कि बॉन किसी से घुल मिल रहा है। वो बॉन को वही टॉफ़ी देकर बच्चों को देखने को कहकर योंगताई के ऑफिस में चली जाती है। वो लॉकर रूम के नंबर पैड के ऊपर पाउडर से कंफर्म होती है कि पासवर्ड 4 डिजिट का है और एक नंबर 2 बार इस्तेमाल किया गया है। वो वहाँ बैठकर ही अलग अलग नंबर को कॉपी में लिखकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली वो लॉक को खोल भी देती है। रूम के अंदर सेल्फ पर रखे हुए बैग्स को देखकर वो सोच में पड़ जाती है। सेल्फ में हर बैग के नीचे नाम लिखा हुआ था और एक सेल्फ पर एथन फेल लिखा हुआ था। एथन के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। वो हर बैग्स के अंदर लेवल पर लिखा हुआ नंबर्स का तस्वीर लेती है। बाद में वो जब नंबर्स को चेक करती है तो उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि ये नंबर किस चीज़ के हैं, क्योंकि हर बैग्स में अलग अलग नंबर लिखा हुआ था। योंगताई इटली से बैग को ले आकर अपने आदमी को कहता है कि वो लोग सीधे मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इधर बॉन और जियोन एक होटल को बाहर से ही कार में बैठकर उन लोगों के नए सिक्योरिटी हेड के ऊपर नजर रखते हैं। जियोन के मुताबिक नए सिक्योरिटी हेड को पैसों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तभी वहाँ पर योंगताई भी उस बैग को लेकर अंदर चला जाता है। बॉन ये देखकर कार के बाहर आ जाता है और चुपके से होटल की खिड़की की ओर नोटिस करता है। उसे जियोन और आयरन की कही हुई बातें याद आता है। जियोन ने कहा था कि सिप मून के मरने के बाद एक बैग गायब हो गया था और आयरन ने भी कहा था वो बैग बॉस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उसने उस दिन आयरन के हाथों पर वही बैग के पैकेट को देखा था जिसे आज योंगताई ने भी इस्तेमाल किया है। वो समझ जाता है कि जे इंटरनेशनल कंपनी को ऐसे रिश्वत देने के लिए ही बनाया गया है। उसे अब आयरन के लिए फिक्र हो जाता है क्योंकि योंगताई तो यहाँ पर ही है तो वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। वो जियोन को उन लोगों के ऊपर नजर रखने को कहकर आयरन को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन आयरन तो योंगताई के पीसी पर कुछ ढूंढ रही होती है। बॉन उसे कॉल करके कहता है कि वो जल्दी ही ऑफिस से निकल जाए। वो उसे स्टार टावर के लॉबी पर मिलने के लिए कहता है। आयरन कहती है कि वो बिजी है और पूछती है क्या उसे कुछ काम था। बॉन टैक्सी के ड्राइवर को देखकर बात को चेंज करके कहता है कि वो आयरन को बहुत ही मिस कर रहा है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए कह रहा है। आयरन फ़ोन को रखकर कहती है क्या बॉन ने कुछ खा लिया है, ऐसे अचानक उसे कॉन्फेस क्यों कर रहा है। वो योंगताई के पीसी पर एक लिस्ट को देखती है तो वो उस लिस्ट को कॉपी करके बाहर चली आती है। एनआईएस के नए सिक्योरिटी हेड भी योंगताई से दिया हुआ रिश्वत को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफिस के बाहर आते ही आयरन एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी भी एक बैग के साथ योंगताई के ऑफिस के लिए जाता है। आयरन को टक्कर खाने के बाद याद आता है कि उसने ऐसे ही पहले एक आदमी से टकराया था और फ्यूनरल हाउस पर उसी आदमी का ही नोटिस लगाया हुआ था। वो बॉन को कॉल करके उसके ऑफिस के लॉबी पर ही इंतज़ार करने को कहती है और वो अस्पताल के फ्यूनरल हाउस पर 31 अगस्त में और किसका फ्यूनरल किया गया था पता करती है। उसे वहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि उस दिन कोई नेशनल सिक्योरिटी के एक जाने माने शख्स का फ्यूनरल हुआ था। आयरन बाहर आकर सिप मून के बारे में ऑनलाइन पर चेक करती है और कहती है क्या ऐसे बड़े लोग भी उन लोगों के क्लाइंट हैं। वो कहती है उस लिस्ट के नंबर भी कुछ वायरस जैसा है, क्या वो पैसे तो नहीं है। वो बॉन को कॉल करके कहती है उसकी कंपनी कोई इलीगल काम करते हैं। उसने उस दिन जिस आदमी से टकराया था वो एनआईएस के फॉर्मर हेड सिप मून थे। हैरान करने वाली बात यह है कि सिप मून और उसकी हस्बैंड की डेथ एक ही दिन पर हुआ था। बॉन ये सुनकर मन में कहता है कि आयरन को ये पता चल गया है। वो पूछता है क्या उसने उस दिन सिप मून को कंपनी पर देखा था और उसने कंपनी के बारे में क्या पता किया है। आयरन कहती है कि उसे बैग्स पर लिखे हुए कुछ नंबर जैसा कोड मिला है। बॉन कहता है वो अपने आसपास नोटिस करे कि उसके आसपास कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है। वो तुरंत एक टैक्सी लेकर उसके पास आ जाए और उसने बॉन को जो भी कहा है वो किसी को ना बताए। वो जियोन को कॉल करके कंफर्म होता है कि योंगताई अभी भी होटल में ही है। इधर योंगसिल डायरेक्टर सिम को जियोन और डुओ के बारे में पूछती है कि वो दोनों कहाँ पर है। डायरेक्टर सिम झूठ बोलकर कहता है कि जियोन छुट्टी में है और डुओ किसी असाइनमेंट के काम से बाहर है। वो उसे इसके बारे में और कुछ डिटेल्स ना पूछे। बॉन रास्ते में आयरन को कॉल करके पूछता है क्या उसे कोई टैक्सी मिल नहीं रहा है।
तभी आर्यन के पास एक कार आकर रोकता है और कुछ लोग आर्यन को अगवा कर लेते हैं। बॉन्ड भी फोन पर ये सुन लेता है। बॉन्ड दौड़कर अपनी एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ पर कई सारे हथियार रखे हुए हैं। वो एक गन निकालकर आर्यन के पास जाने के लिए तैयार होता है और यहाँ पर ही एपिसोड 7 और 8 की स्टोरी एंड होता है। बाकी एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इन ड्रामा एक्सप्लेन।